दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स करंट अफेयर रिवीजन सीरीज 2024 के आज के इस मिसलेनियस खंड में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश है कि अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास से विश्वास और विश्वास से आपके सफलता की राह को आसान बनाया जाए। इस लिहाज से आज के इस मिसलेनियस खंड में हम अद्यतन कुछ सामग्रियों में से मिसलेनियस सामग्रियों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जो आईएएस परीक्षा के प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सफर। आज का पहला शीर्षक हमारा है, वो है पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट। दरअसल हाल ही में पंचायत के संबंध में जो पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा, उसके राज्य मंत्री के द्वारा दिल्ली में एक रिपोर्ट जारी की गई, जो किससे संबंधित थी? पंचायत के विकास से संबंधित थी, जिसको पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। अर्थात पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत ये रिपोर्ट पेश की गई। ये क्या है इस रिपोर्ट में? तो दरअसल ये एक समग्र सूचकांक है। इस सूचकांक के माध्यम से इसमें पंचायतों के स्तर पर आप देखेंगे कि कैसे जो सतत विकास लक्ष्य है, अर्थात एसडीजी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। इन 17 लक्ष्यों में आपको पता है कि भूखमरी है, गरीबी है, इसके अलावा स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जैसे 17 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में पंचायतों के स्तर पर कितनी बेहतरी देखी गई है, इस लिहाज से यह सूचकांक जारी किया गया है। और इसमें विभिन्न कैटेगरी बनाई गई है। उन कैटेगरी के अंतर्गत अलग अलग प्रतिशत में सफलता के स्तर पर इस इंडेक्स को बनाया गया है, इसमें इसको दर्शाया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो पंचायत और हितधारकों के बीच उनके महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाकर एसडीजी अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य हैं 17, उनको लोकल लेवल पर कैसे प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, इसके लिहाज से इस सूचकांक को जारी किया गया है। अब देखिए, इसमें जो पंचायतों की को जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं, जो नवाचार हैं, उसको अपनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इस लिहाज से इस सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक की जहां तक बात है, पंचायत विकास सूचकांक की जहां तक बात है, तो जिला, ब्लॉक, गांव सहित विभिन्न स्तरों पर इसको रैंकिंग प्रदान की गई है। इन रैंकिंग के बारे में आप देखेंगे तो इसको 4 ग्रेड प्रदान किए गए हैं, अलग अलग श्रेणियां प्रदान की गई हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि आपने देखा होगा कि आप स्कोर कार्ड जैसे मिलता है छोटे बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, तो यहां भी अंक दिए गए हैं। उन अंकों में किन विषयों को शामिल किया गया, किन विषयों के आधार पर वो अंक निर्धारित किए गए हैं, तो इसमें यह रखा गया है कि जो पंचायत के लेवल पर यह देखा जाएगा कि कितना वो गरीबी मुक्त है, वहां पर उन्नत आजीविका कितनी है, साथ ही वहां पर स्वास्थ्य का स्तर क्या है, बाल सुलभ वो गांव है कि नहीं है, वहां पर जल की कितनी पर्याप्त व्यवस्था है, इसको भी देखा जाएगा। स्वच्छता और हरित अर्थात ग्रीनरी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है वो गांव, उसको देखा जाएगा। वहां पर आत्मनिर्भरता के लिए बुनियादी ढांचा विकसित है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस गांव का, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही सामाजिक रूप से वो न्याय संगत और सुरक्षित गांव है कि नहीं, सोशली वो कितना न्याय संगत है, सबके साथ न्याय संगत तरीके से व्यवहार हो रहा है कि नहीं, सेफ्टी है कि नहीं वहां पर, साथ ही सुशासन के अलावा वहां पर महिला अनुकूल गांव है कि नहीं। इन सारे पक्षों के आधार पर, इन 9 विषयों के आधार पर इसको अलग अलग ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी। अब ये ग्रेडिंग में आप देख सकते हैं कि डी श्रेणी के अंतर्गत अगर 40% से कम स्कोर इन 9 विषयों के अंतर्गत कोई गांव पाता है तो वो नीचे होगा, डी श्रेणी में होगा। 40 से 60% होगा तो सी श्रेणी में, 60 से 75% तक होगा, 75% तक होगा तो बी श्रेणी में, और 75 से 90% तक अगर वो इन मानदंडों पर खरा उतरता है तो वो ए श्रेणी में होगा। और 90% से ऊपर प्रदर्शन करने वाले जो ग्राम होंगे, जो पंचायती स्तर के ब्लॉक होंगे या वो जिला होगा, तो वो A+ श्रेणी में आएगा। ये 9 विषय इसके अंतर्गत होते हैं। अब पीडीआई की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है, अर्थात जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है, पंचायत विकास सूचकांक है, इसके रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो देखिए, मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत पहले कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसको एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाता है। मतलब एक छोटे एरिया में उसको लागू करके हम उसके परिणामों को देखते हैं और फिर बड़े प्रोजेक्ट के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, सीख ले सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के 4 जिलों में इसको सबसे पहले लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? पुणे में, सांगली में, सतारा में और सोलापुर में। यहाँ पर जब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लागू किया गया तो यहाँ पर जो डेटा मिले, पायलट प्रोजेक्ट से जो डेटा कलेक्ट किए गए, उन डेटा का अध्ययन किया गया और उससे जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के 4 जिलों में 70% पंचायतें जो हैं वो सी श्रेणी में देखी गई। तो ये अनुमान
हमको इस पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से मिला। इसके आधार पर ही हम इसको और आगे बृहद स्तर पर लागू करके सारे चीजों को हम बेहतर अनुमान लगा सकते हैं हर चीज के विषय में। जबकि 27% जो पंचायतें थी वो श्रेणी बी के अंतर्गत देखी गई। तो ये इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी। पंचायती राज संस्थान क्या है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। तो दरअसल पंचायती राज संस्थान जो है, अर्थात पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई जिसको कहते हैं, भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की के लिए जो है, अर्थात रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एक प्रणाली है। और स्थानीय स्वशासन क्या है, तो स्थानीय लोगों द्वारा जो चुने हुए जो लोग होते हैं स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जिनका संबंध स्थानीय मुद्दों के प्रबंधन से होता है, और ये स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करते हैं, यही स्थानीय स्वशासन होता है। तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो पंचायती राज संस्थान है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि ग्रामीण विकास का कार्य सुलभता से किया जा सके। अगला शीर्षक है हमारा यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिगों हेतु सहायता योजना। देखिए, भारत में यौन उत्पीड़न एक सामाजिक समस्या के तौर पर देखा गया है इसको, और इसमें भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा ये पहल की गई है। इसके लिए एक सहायता योजना शुरू की गई है कि जो भी ऐसी बच्चियां जो यौन उत्पीड़न की शिकार होंगी, जो नाबालिग होंगी, उनके लिए यह योजना लाई गई है। और ये उसका उद्देश्य ये है कि यौन उत्पीड़न के कारण जो नाबालिग हैं, ऐसी बच्चियां जो नाबालिग हैं लेकिन वो गर्भवती हो जाती हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती, सामाजिक स्वीकार्यता भी ठीक नहीं होती है, स्वास्थ्य प्रभावित होता है वो अलग से होता है। तो ऐसे में उनको परिवार का समर्थन भी नहीं मिलता है, और उनकी जो आवश्यक देखभाल है, जो सहायता है, वो उससे कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाती हैं। तो इसलिए इस लिहाज से 74.10 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया है इस योजना पर। और इस योजना के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे पीड़ितों को आश्रय दिया जा सके, उनको भोजन दिया जा सके, कानूनी सहायता दी जा सके, या कुछ अन्य आवश्यक सहायताएं जो उनके हित में है वो उन तक पहुंचाई जा सके। तो ये यौन उत्पीड़न की शिकार नाबालिग बच्चियों के लिए शुरू की गई ये योजना है। इस योजना में किसको शामिल किया जाएगा उसको देख लेते हैं। तो दरअसल इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की जो पीड़िताएं हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही आप देखेंगे जो पॉस्को अधिनियम 2012 के प्रावधानों के तहत बलात्कार के कारण गर्भवती हो जाती हैं, ये एक कंडीशन इसमें लगाई गई। ऐसी बच्चियां जो अनाथ होंगी या परिवारों द्वारा छोड़ दी गई हैं, ये भी एक श्रेणी है, उनको सम्मिलित किया जाएगा। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए पीड़ितों के पास एफआईआर की प्रति होना आवश्यक नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास एफआईआर की प्रति हो तभी इस योजना का लाभ मिलेगा, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अर्थात इस योजना की पहुंच और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है इस प्रोविजन को जोड़ने के साथ साथ। उद्देश्य क्या है, तो ऐसे पीड़ितों को निर्भया फंड के माध्यम से, अर्थात निर्भया फंड जो बनाया गया था उसके माध्यम से वित्तीय सहायता देना, चिकित्सा की सहायता देना, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इनकी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्थिति बेहतर हो सके। इस फंड का उपयोग इन पीड़ितों के लिए मौजूदा बाल देखभाल संस्थानों में, जो संस्थान होते हैं अर्थात जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनमें जो नाबालिग बलात्कार पीड़ित जो बच्चियां होंगी, उनके लिए उनकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग सुरक्षित स्थान बनाए जाएंगे, जिसको स्टैंड अलोन शेल्टर कहा जाता है, या समर्पित नाबालिग वार्ड, एक अलग से वार्ड ही बना दिया जाएगा। ये बनाने का प्रोविजन किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें इनकी शिक्षा, पुलिस सहायता, स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी सहायता सहित अन्य विभिन्न सेवाओं को इन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इस योजना के माध्यम से, ताकि वो इन सारी सुविधाओं तक तत्काल और गैर आपातकालीन पहुंच इनकी सुनिश्चित हो सके। अब जो नाबालिग पीड़िता होगी, वो नवजात शिशु अगर उसका हो जाता है, तो इन दोनों ही के लिए, अर्थात उस पीड़िता के लिए और उसके नवजात शिशु के लिए बीमा कवरेज की भी व्यवस्था की गई है, अर्थात उसको आर्थिक रूप से भी एक सुरक्षा देने की यहां पर बात की गई है। यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ अन्य योजनाएं या पहल भी पहले रही हैं, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्या है, तो देखिए, केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष बनाया गया था, या सीआरपीसी की धारा 57A, इसके अंतर्गत अगर किसी का बलात्कार हो जाता है, सामूहिक बलात्कार होता है, या अन्य इस प्रकार के अपराध से कोई पीड़ित होता है, तो उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष के माध्यम से। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर किसी भी परिस्थिति में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए यह है। इसमें क्या होता है, तो जो चिकित्सा सहायता है, पुलिस सहायता है, कानूनी सहायता या परामर्श है, वो मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श के साथ अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है, अर्थात स्थायी आश्रय नहीं लेकिन अस्थायी आश्रय
इस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। और इसका प्रोविजन, वन स्टॉप सेंटर का प्रोविजन जो है वो एक सिफारिश की गई थी उषा मेहरा आयोग के द्वारा। इसके बाद ही इसको, इस व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे देखिए, महिला पुलिस स्वयं सेवक भी एक प्रोविजन था। इसमें क्या था, तो यह महिला स्वयं सेवकों के माध्यम से, अर्थात जो महिलाएं हैं वही स्वयं सेवक होती थी और उन्हीं के माध्यम से लोकल या जमीनी स्तर पर सार्वजनिक पुलिस इंटरफेस की सुविधा प्रदान करती है, जो पुलिस और समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। अर्थात जो महिला स्वयं सेवक होंगी वो पीड़िता और पुलिस के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करेंगी और ये इनकी सहायता करेंगी, साथ ही संकट की स्थिति में महिलाओं को ये सहायता प्रदान करने का भी काम करेंगी। तो ये व्यवस्था महिला पुलिस स्वयं सेवक के माध्यम से शुरू की गई थी। अगला हमारा है शीर्षक की भारत 6G अलायंस। भारत 6G अलायंस, आपको पता है कि 2G से शुरू हुआ सफर, 2G, 3G, 4G, 5G के बाद अब 6G के दिशा में पूरा विश्व प्रयासरत है। तो भारत के संचार मंत्रालय के तहत दूर संचार विभाग जो है, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकॉम है, उसके अंतर्गत वायरलेस संचार की जो अगली सीमा है, अर्थात 5G के बाद जो 6G है, उस तकनीक की दिशा में नवाचार और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए भारत 6G अलायंस, भारत 6G अलायंस, जिसको B6GA इस नाम से लॉन्च किया गया है। क्या है B6GA? तो ये एक सहयोगी मंच है और इस सहयोगी मंच के माध्यम से यह कोशिश की जाएगी कि इसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन, ये सारे मिलकर काम करेंगे और इनकी सहायता से B6GA सहयोगी मंच जो है वो काम करेगा। और ये गठबंधन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को कैसे और बेहतर और सुविधाजनक बनाया जा सके, साथ ही 6G वैश्विक गठबंधन, अर्थात 6G को लेके जो अन्य वैश्विक गठबंधन हैं, विश्व के अन्य जगहों पर जो इससे संबंधित गठबंधन है, उनके साथ कैसे साझेदारी और तालमेल को बनाया जाएगा, इसके लिए ये अलायंस काम करेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो भारत 6G अलायंस है, इसका काम यह है कि इसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान, मानव विकास संगठन मिलके काम करते हैं गठबंधन के तहत। और इसका काम होता है कि 6G से संबंधित जो वैश्विक गठबंधन है उसके साथ भी बेहतर साझेदारी और बेहतर सहयोग और तालमेल बनाने का ये अलायंस काम करेगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य 6G तकनीक की व्यावसायिक और सामाजिक जरूरतों को समझना है कि वास्तव में 6G तकनीक की व्यावसायिक जरूरतें क्या है, सोशली इसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसको ये समझेगा ये अलायंस। साथ ही आम सहमति इस दिशा में कैसे बढ़ाया जा सके उस पर ये काम करेगा और उच्च प्रभाव वाले जो अनुसंधान और विकास पहल हैं उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अर्थात ऐसे अनुसंधान, ऐसे रिसर्च जिसके माध्यम से इस विकास पहल को और मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, उस पर विचार करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब 6G टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है तो जाहिर सी बात है कि इस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, कुछ खास ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसकी वजह से ये आवश्यक होगा। तो देखिए, 6G टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि सबसे पहले तो इसकी स्पीड तेज है, 100 गुना अधिक तेज होगा 5G की तुलना में। और अधिक स्पीड की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि बिना स्ट्रीमिंग के कोई भी चीज हम और तेज गति से कर सके, उसकी गुणवत्ता और बेहतर हो सके। देखिए, वर्तमान में भारत सहित केवल भारत ही नहीं, विश्व के देशों में अनेक जगह जो देश हैं वो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 5G से एडवांस टेक्नोलॉजी है 6G, और आप देख ही रहे हैं कि 5G की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेज गति से यह काम कर सकता है। इसमें अल्ट्रा लो विलंबता, अर्थात बिना स्ट्रीमिंग के ये चलेगा, अल्ट्रा लो विलंबता इसको कहते हैं। साथ ही उच्च विश्वसनीयता होगी और व्यापक कनेक्टिविटी होगी। कनेक्टिविटी कब अच्छी होगी? स्पीड जितनी बेहतर होगी, कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। 6G तकनीकी की जो परिकल्पना है वो क्यों आवश्यक है? तो होलोग्राफिक संचार, अर्थात प्रकाश के माध्यम से जो 3D चित्र आप देखते हैं, होलोग्राफिक संचार के लिए होगा। होलोग्राफिक संचार के लिए मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस जो है उसमें भी यह सहायक होगा। क्वांटम इंटरनेट, इसमें भी यह सहायक होगा, जिसमें क्वांटम कंप्यूटरों को जोड़ के आपस में क्वांटम इंटरनेट बनाया जाता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारे सेक्टर्स में स्पीड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो स्पीड ज्यादा होगी तो इन सारे सेगमेंट में काम बेहतर होगा, इसलिए इसकी आवश्यकता है। साथ ही नए अनुप्रयोग और सेवाओं को सक्षम करने के लिए भी इसकी जरूरत होगी। जितने भी हम नए प्रयोग करेंगे इस दिशा में टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर होगी, जितनी बेहतर स्पीड मिलेगी। तो इसलिए 6G टेक्नोलॉजी पर भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रयास जारी है। मानव तस्करी के लिए पीड़ितों के लिए पुनर्वास योजना, अगला हमारा शीर्षक है कि मानव तस्करी से जो लोग पीड़ित होते हैं
उनके लिए एक पुनर्वास योजना है। इस योजना में क्या है तो देखिए, सबसे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए पुनर्वास की योजना को मंजूरी प्रदान की। क्या उद्देश्य है? हर योजना के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। क्या इसका उद्देश्य है? तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले हैं, मतलब जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती हैं, उन सीमाओं वाले राज्यों में मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए संरक्षण और पुनर्वास पर काम करने के लिए इसको लाया गया है। दरअसल जो भी जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती हैं, मानव तस्करी की घटनाएं ज्यादा होती हैं, तो विशेष फोकस जो है वो वहां पर किया गया है। इसको स्थापित करने हेतु जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात कैसे मानव तस्करी से पीड़ित लोगों को संरक्षण दिया जाए, उनके पुनर्वास गृह ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, इसके लिए हमको वित्त की आवश्यकता होगी। बिना वित्त के हम इस काम को बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका एक लक्ष्य है। साथ ही यह योजना वित्तीय सहायता के साथ ही और क्या करेगी तो पीड़ितों, विशेष रूप से जो नाबालिग हैं और जो युवा महिलाएं हैं, उनके लिए पुनर्वास गृह, मतलब उनके रहने के लिए एक आश्रय घर बनाएगी, आश्रय देगी, भोजन, कपड़े, परामर्श और प्राथमिक स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं और दैनिक आवश्यकताओं का ख्याल रखने का काम इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही संरक्षण और पुनर्वास गृह, अर्थात उनके संरक्षण के लिए जो पुनर्वास गृह की स्थापना है, उसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोशिश होगी कि मानव तस्करी विरोधी जो इकाइयां हैं, जो मानव तस्करी को रोकने का काम करेंगी, ऐसी यूनिट को सुदृढ़ करने के लिए एक निर्भया फंड से वित्तीय सहायता का प्रोविजन किया जाएगा, एक धन आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि हर जिले स्तर पर एक ऐसी यूनिट होगी जो मानव तस्करी को रोकने का कार्य करेगी। साथ ही जो बड़ी आबादी है, अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत की बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ पर आर्थिक असमानता भी और जटिल कुछ सामाजिक परिस्थितियां हैं। ये वो कारक हैं जो इस दशा को और बढ़ाने में सहयोग देते हैं। अर्थात भारत के विभिन्न प्रकार के जो मानव तस्करी है वो यहाँ से होती है, इस वजह से भी होती है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, आर्थिक असमानता है और साथ ही कुछ अन्य दशाएं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआरबी है, उसने 2022 में एक आंकड़ा दिया था। उस आंकड़े पर अगर नजर डालें तो आप देखेंगे मानव तस्करी से संबंधित कुछ मामले हैं। इसको आप देखें कि मानव तस्करी से संबंधित जो मामले थे, कुल 2189 मामले दर्ज किए गए। 2022 की बात हो रही है। अब इनमें जो मामले हैं, एक मामले में पीड़ित एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इन जो मामले दर्ज हुए 2189, इसमें पीड़ितों की संख्या कुल कितनी है तो 6533 पीड़ित हैं। और इन पीड़ितों में जब आप महिलाओं की संख्या पर ध्यान देंगे तो 4062 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पुरुषों की तुलना में 2471 पुरुषों की तुलना में ये महिलाएं 2022 में इनकी संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। नाबालिगों की संख्या भी ठीक ठाक है, 2877 इसमें नाबालिग दिखाई दे रहे हैं। लगभग 50% से ज्यादा आप देखें तो इसमें नाबालिगों की संख्या है। तो इसकी तुलना जब 2021 के आंकड़े से आप करेंगे तो आपको स्थिति एकदम स्पष्ट होगी। जब 2021 के आंकड़े पर आप नजर डालेंगे, जहां लड़कियों की संख्या मात्र 1307 है, उनकी तुलना में कम उम्र के लड़कों की संख्या ज्यादा थी। अर्थात जब 21 के आंकड़े को हम देखेंगे तो वहां लड़कों की संख्या ज्यादा थी लड़कियों की तुलना में, लेकिन अब इसमें चेंज आया है और यहां पर महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, वो भी नाबालिग जो लड़कियां हैं उनकी संख्या तो 50+% के हिसाब से है। तो ऐसे में ये जो बदलाव आया है, इस बदलाव में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बढ़ी है। इस लिहाज से भी एक चिंता का विषय है। इस लिहाज से इस दिशा में और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। अब देखिए, यौन शोषण हो गया, बधुआ मजदूरी हो गया, मानव अंग प्राप्ति हो गया, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये ज्यादातर घटनाएं देखने को मिली हैं। हालांकि इसके लिए कुछ प्रोविजन भी किए गए हैं, भारतीय संविधान में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन और बेहतर पहल करने की आवश्यकता है, तभी इन मामलों में गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे अनुच्छेद 23 क्या कहता है, वो कहता है मानव तस्करी और बेगारी। बेगारी क्या होता है? बिना भुगतान के अगर हम किसी से कोई काम कराते हैं तो उसको बेगारी कहते हैं। तो मानव तस्करी और बेगारी अर्थात बिना भुगतान के जबरन किसी पर से श्रम अगर हम लेते हैं तो उस पर हमारा अनुच्छेद 23 जो है संविधान का, वो रोक लगाने का काम करता है। इसी तरह अनुच्छेद 24 क्या करता है, वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये कहता है कि कारखाने या किसी भी इस प्रकार की खदानों जिसमें खतरनाक काम है उसके रोजगार में, उस प्रकार के रोजगार में नियोजित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अनुच्छेद 24 भी रोकता है। भारतीय दंड संहिता में भी कुछ प्रोविजन किए गए हैं। इसमें आईपीसी की धारा 370 और 370A ये कहती है कि मानव तस्करी जो है उसमें उस खतरे का मुकाबला करने के लिए इसमें व्यापक उपाय दिए गए हैं। ये कहे गए हैं कि मानव तस्करी से
मुकाबला किया जाना चाहिए। इसमें कई प्रोविजन किए गए हैं। इसी तरह से धारा 372 आईपीसी की और 373 ये भी वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से जो लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है उस पर रोक लगाने का प्रोविजन करती है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जिसके माध्यम से इसको रोकने की कोशिश संविधान में भी दिखाई गई है, कानून में भी वर्णन किया गया है। अगला है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023। देखिए विश्व आर्थिक मंच इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स जो है, इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया है। और भारत की रैंकिंग की जहां तक बात है तो भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, 67वें स्थान पर है। 67th जो पोजीशन है वो भारत की है। ईटीआई में देखें तो 120 अर्थव्यवस्थाएं जिसमें सम्मिलित हैं और 120 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 67वें स्थान पर है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो देखिए आर्थिक विकास और वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, अभिगम संकेत, सुरक्षित, स्थायी, किफायती तथा समावेशी ऊर्जा प्रणालियों में संक्रमण की कितनी तत्परता है, इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए यह स्थान प्रदान किया गया है। अर्थात जिसको यह स्थान मिला है इसमें सर्वोच्च स्थान पर वही होगा जहां पर आर्थिक विकास और वृद्धि अच्छी होगी, पर्यावरणीय स्थिरता अच्छी होगी, ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से वो बेहतर होगा, अभिगम संकेतक उसके बेहतर होंगे, सुरक्षा, स्थायी, किफायती और समावेशी ऊर्जा प्रणालियों के प्रति जो संक्रमण है उसमें इनमें ज्यादा तत्परता जहां दिखाई देगी वो इसमें सर्वोच्च स्थान पर काबिज होगा। तो भारत इन सारे मानदंडों के आधार पर 67th पोजीशन को सुनिश्चित करने में कामयाब रहा है। अब देखें ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर ये मानदंड सुरक्षित करते हैं, अर्थात ये जो प्रणालियां हैं, ये जो मानदंड हैं, इसी के आधार पर यह स्थान इनको दिया जाता है। अब देखें भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है, ये बात भारत को विशेष बनाती है कि भारत एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसमें इन सभी आयामों में जितने आयाम दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनका वर्णन अभी पहले मैंने किया है, इन सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति भारत में, अगर भारत के लिहाज से देखें तो वो तेज देखी गई है। अर्थात इन सारे सेगमेंटों में ऊर्जा के प्रति जो गति है उसमें भारत की तेजी देखी गई है। तो इस लिहाज से भारत ऐसा एकमात्र देश है कि सभी सेगमेंट में वो बेहतर कर रहा है। सिंगापुर एक मात्र अन्य प्रमुख देश है जहां पर संतुलित तरीके से स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और इक्विटी को बढ़ाकर उचित गति प्रदर्शित कर रहा है। स्वीडन की जहां तक बात है तो शीर्ष पर काबिज है। जो 120 देशों की सूची है उसमें सबसे ऊपर कौन काबिज है, तो स्वीडन काबिज है। अब उसके बाद आप देखेंगे किसका स्थान है, तो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड इसके बाद आते हैं। और अगर G20 देशों की बात करें तो उसमें फ्रांस सर्वोच्च पायदान पर है जो कि 7वें स्थान पर इसमें अपना स्थान बनाया हुआ है। उसके बाद जर्मनी 11वें स्थान पर है, अमेरिका 12वें पर है, यूनाइटेड किंगडम 13वें स्थान पर है। ये G20 देशों की स्थिति बयां की गई है। अगला है मिशन वात्सल्य। तो वात्सल्य क्या है भाई, वात्सल्य का मतलब ही हुआ जो कि मातृत्व से संबंधित है। तो वात्सल्य एक रस होता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक मिशन, एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम मिशन वात्सल्य योजना दिया गया है। देखिए भारत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कैसे की जाए, इसके लिए यह योजना शुरू की गई है। नाम से ही आप पकड़ लेंगे कि वात्सल्य जो माता और बच्चे से संबंधित हो, तो बच्चों की सुरक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। और ग्राम स्तरीय बाल कल्याण और संरक्षण समिति अर्थात जो चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमेटी है उसके द्वारा उन बच्चों की पहचान की जाएगी जो क्या होंगे, जो कठिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, जिनके लिए यहां पर इस योजना की आवश्यकता है, प्रासंगिकता है, जो अनाथ हैं या जो सड़कों पर रह रहे हैं, जिनको वात्सल्य से जो वंचित हैं, उन्हीं के लिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। और इसके लिए ग्राम स्तरीय बाल कल्याण संरक्षण समिति सबसे पहले उन बच्चों को चिन्हित करेगी और इनकी सुविधा के लिए सिफारिश की जाएगी बाल कल्याण समिति के माध्यम से। फोस्टर केयर अनुमोदन समिति जो है वो इसका अनुमोदन करेगी और साथ ही साथ भारत में जो बाल संरक्षण सेवाएं हैं उसके लिए एक अम्ब्रेला योजना के तौर पर यह योजना कार्य कर रही है, जिसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है देश के प्रत्येक बच्चे के लिए जो इस प्रकार की समस्या से पीड़ित है एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित किया जाए। इस लिहाज से यह योजना चलाई जा रही है। मिशन वात्सल्य के घटकों में क्या क्या शामिल है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वैधानिक निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार करना, दूसरा है सेवा वितरण संरचनाओं को सुदृढ़ बनाना, संस्थागत देखभाल और सेवाओं को उन्नत बनाना, गैर संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना और आपातकालीन सेवाओं तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, ये इसके कुछ प्रमुख घटक हैं जिसके अंतर्गत यह योजना बेहतर तरीके से चलाई जाएगी। निर्यात तैयारी सूचकांक 2023। देखिए नीति आयोग के द्वारा हाल ही में
भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक अर्थात एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई भी जिसको कहते हैं 2022 जारी किया गया। अब देखिए ये इसका तीसरा संस्करण है, इसके पहले 2 संस्करण जारी हो चुके हैं, तीसरा संस्करण है। वित्त वर्ष 2022 में प्रचलित वैश्विक व्यापार के संदर्भ में इसको देखा जा रहा है और भारत के निर्यात प्रदर्शन को इसमें व्याख्यायित किया जा रहा है। भारत का निर्यात प्रदर्शन इस दौरान कैसा रहा वो इसको बताएगा। देश के विशेष क्षेत्र विशेष में निर्यात प्रदर्शन का ये अवलोकन इसके माध्यम से किया गया है और ये ईपीआई एक व्यापक व्यवस्था है जो क्या बताएगी, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी अर्थात वो निर्यात करने में कितने बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया है इसका आकलन करेगी और इसी तैयारियों के आकलन के माध्यम से ये इंडेक्स जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ताकत को बयां करेगी निर्यात के क्षेत्र में। क्योंकि जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जितना ताकतवर होगा उसकी निर्यात की स्थिति उतनी बेहतर होगी, तो उसको पहचान करने के लिए निर्यात संबंधित जो मापदंड है उसका व्यापक विश्लेषण ये करेगा। अब ईपीआई के माध्यम से अगर हम नजर डालें तो शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो आपको दिखेगा तमिलनाडु जो है ईपीआई 2022 के माध्यम से सबसे शीर्ष पर काबिज है। उसके बाद आप देखेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। ईपीआई में अगर पहाड़ी और हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान पर देखेंगे तो उत्तराखंड की स्थिति सबसे बेहतर है। ईपीआई 2022 में भूमि से घिरे क्षेत्रों में शीर्ष पर कौन है, अर्थात जो लैंड लॉक्ड जो प्रदेश हैं उसमें आप देखेंगे, लैंड लॉक्ड तो नहीं कहेंगे लेकिन ये कहेंगे कि जो जमीन पर जो प्रदेश है मतलब जो धरातलीय प्रदेश है उसमें अगर बात करें तो हरियाणा शीर्ष पर है, मैदानी हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों में देखेंगे तो गोवा शीर्ष पर है। तो ये अलग अलग श्रेणियों में इनके स्थान को दिखाया गया है। इसके मुख्य स्तंभों पर एक बार नजर डालें तो इसमें कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान दिया गया है, जैसे पॉलिसी नीति पर, बिजनेस इकोसिस्टम पर ध्यान दिया गया है, साथ ही निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र कितना बेहतर है इन जगहों पर उसको ध्यान दिया गया है और निर्यात में प्रदर्शन कैसा है। तो ये इसके मुख्य स्तंभ हैं जिसके आधार पर इन्होंने अपना स्थान काबिज किया है जिन भी राज्यों ने, चाहे वो तमिलनाडु हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो। तो देखिए नीति की जहां तक बात है तो इसके अंतर्गत निर्यात आयात के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने वाली क्या एक व्यापक व्यापार नीति वहां पर है कि नहीं है, इस बात का मूल्यांकन किया गया है। बिजनेस इकोसिस्टम वहां का कैसा है, क्या एक कुशल बिजनेस इकोसिस्टम राज्यों में निवेश आकर्षित करने के लिए वहां पर डेवलप है कि नहीं है, इसको भी ध्यान में देखा गया है, ताकि अगर कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वो उसके लिए कितनी बेहतर परिस्थितियां वो राज्य प्रदान करता है, वहां पर बुनियादी ढांचा कितना बेहतर है, वो कितना मदद करता है। तो बिजनेस इकोसिस्टम को भी इसमें ध्यान में रखा गया है। साथ ही निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात करें अर्थात निर्यात के लिए विशिष्ट कारोबारी माहौल है कि नहीं, उसका आकलन इस श्रेणी के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही निर्यात प्रदर्शन कैसा है, ये एकमात्र आउटपुट आधारित पैरामीटर है जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात फुटप्रिंट की पहुंच की जांच करता है। सीधी भाषा में हम कहें तो किसका निर्यात कितना बेहतर है, ये इस बात को इंडिकेट करने के लिए यहां पर इसको भी ध्यान में रखा गया। इन स्तंभों के आधार पर यह स्थान निर्धारित किए गए हैं। अगला शीर्षक है हमारा पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना। अब देखिए पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना ये लागू किया गया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा पशुधन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए अर्थात सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योगों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा हेतु अर्थात मुक्त ऋण की व्यवस्था करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत, किस निधि के तहत, पशुपालन अवसंरचना अर्थात पशुपालन की जो स्ट्रक्चर है अवसंरचना है उसके लिए एक विकास निधि बनाई गई है। उस निधि के तहत ये क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। अर्थात इसके माध्यम से कुछ क्रेडिट भी आपको प्रदान की जाएगी, कुछ गारंटी प्रदान की जाएगी, उसके माध्यम से आपको कुछ मुक्त ऋण की सुविधा भी दी जाएगी पार्ट में। इसलिए ये योजना शुरू की गई है। क्या उद्देश्य है इस योजना का, तो ऋण वितरण प्रणाली को और मजबूत करना है ताकि जो पशुधन क्षेत्र है उस क्षेत्र के सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं, उसके लिए ऋण के सुचारू प्रवाह की सुविधा को बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जा सके और बेहतर किया जा सके। इस लिहाज से ये एक योजना शुरू की गई है। इसके तहत क्या होगा, तो ऋण देने वाले संस्थानों के द्वारा जो भी सूक्ष्म मधु और मध्यम और लघु उद्योग हैं उनको कुछ क्रेडिट सुविधाएं दी जाएंगी। और ये क्रेडिट सुविधाएं क्या होंगी, तो 25% तक क्रेडिट की गारंटी दी जाएगी, 25% तक जो है क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है वो की गई है 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया गया है। इसके लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट बनाया गया है।
इसके माध्यम से ये 25% तक क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करने का काम किया जाएगा। इस योजना की अगर बात करें तो अनुसूचित बैंकों या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अर्थात एनसीडीसी से प्राप्त ऋण इनको जो होगा उसमें 3% की जो ब्याज छूट है वो प्रदान की जाएगी। अर्थात इसके माध्यम से जो ऋण इनको मिलेगा उसमें 3% की ब्याज छूट मिलेगी और उधारकर्ता कुल परियोजना लागत का 90% तक ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, जो भी इस परियोजना की लागत है उस अगर आपकी लागत मान लीजिए 100 रुपए है तो आपको 90 रुपए तक ऋण इसमें से प्राप्त हो सकता है, जिस भी परियोजना को आप लागू करना चाहते हैं। आपने कोई परियोजना संबंधित है, मान लीजिए आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है, उसमें अगर 10 लाख का आपका कुल खर्च है तो उसमें आपको 9 लाख तक यहाँ पर केवल 3% जो ब्याज है उसकी दर के आधार पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ऋण की व्यवस्था आपके लिए कर दी जाएगी। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, काफी चर्चा में रहता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें क्या है, दरअसल ये इंडेक्स क्या बताता है, ये इंडेक्स बताता है कि जिस देश का पासपोर्ट जितना शक्तिशाली होगा उसके पासपोर्ट को धारण करके आप उतने अधिक देशों में वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। किसी देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है ये इस बात का निर्धारण वीजा फ्री एक्सेस से ही होता है। आप वीजा फ्री एक्सेस जितना अधिक कंट्रीज में, जितने अधिक देशों में करेंगे उतना मजबूत वो पासपोर्ट माना जाता है। अब देखें ये इंडेक्स जारी किया गया है, यानी किसी देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर अगर सबसे अधिक देशों में बिना वीजा के आप जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो सबसे मजबूत है। तो 2024 में किस देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत रहा, एक नजर डालते हैं। जब 2024 के आंकड़े पर आप नजर डालेंगे इस इंडेक्स के, तो आपको दिखाई देगा कि पहले पायदान पर कोई एक देश नहीं है बल्कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, अर्थात ये जो इतने देश आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब पहले पायदान पर हैं, पहले स्थान पर हैं, क्योंकि इनके पासपोर्ट को लेकर आप एक समान देश अर्थात उनकी संख्या अगर देखें 194 देशों में वीजा फ्री एक्सेस आप कर सकते हैं। तो इस लिहाज से पहले पायदान पर ये देश थे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, तो भारत का स्थान है। तो जब भारत के स्थान को आप देखेंगे आपको कई आंकड़े अलग अलग जगह दिखाई देंगे, लेकिन आंकड़ा आप वही उठाएं जो आंकड़ा ऑफिशियल वेबसाइट पे हो। तो ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 82वें पायदान पर भारत की कंडीशन स्थिति है इस समय, और ऑफिशियल वेबसाइट में 61 देशों में वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं आप। कहीं कहीं 62 लिखा है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यही डेटा मिलेगा वहां पर। इस सूचकांक में कुल 199 पासपोर्टों और 227 छोटे बड़े देशों को शामिल किया गया है। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पर बना हुआ है। पीएम डिवाइन योजना, अगली योजना है पीएम डिवाइन योजना। क्या है, तो केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पहल की दिशा में प्रधानमंत्री विकास पहल अर्थात प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, पीएम डिवाइन इसको शॉर्ट में कहा जा रहा है, इसको अपडेट किया है। मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी आप देखेंगे तो 12 अक्टूबर 2022 को प्रदान कर दिया गया। इसमें क्या है, तो 100% वित्त पोषण की व्यवस्था है इस पूरी योजना में, वो है केंद्र सरकार की तरफ से, अर्थात ये पूरी की पूरी योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और इस योजना को उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। अर्थात इस योजना का कार्यान्वयन कौन करेगा, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय इस योजना का क्रियान्वयन करेगा। पीएम डिवाइन योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए, सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन किया जाए, युवाओं और महिलाओं को और सशक्त बनाया जाए ताकि इस पूरे क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से हो सके। अगला है भारत नेट परियोजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना जो है इसके आधुनिकीकरण के लिए 1.39 लाख करोड़ 1.39 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये क्या करेगा, तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है उसके माध्यम से अक्टूबर 2000, देखिए ये लॉन्च हो गया था अक्टूबर 2011 में ही, इसकी लॉन्चिंग हो गई थी अक्टूबर 2011 में। 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट इसका नाम कर दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड अर्थात बीबीएनएल के द्वारा कार्यान्वित एक प्रमुख मिशन है। इस मिशन को कौन कार्यान्वित करा रहा है, तो बीबीएनएल के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। और ये क्या इसका उद्देश्य है, तो विश्व के जितने भी
ग्रामीण अगर तुलना करें तो ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम के लिहाज से देखें तो यह सबसे बड़ा है और ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। बीबीएनएल जो इसका क्रियान्वयन कर रहा है उसके बारे में देख लें तो यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्टेबल हुआ था और भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन है, अर्थात विशेष प्रयोजन के लिए इसका गठन किया गया था। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यूएसओएफ क्या है? तो यह एक सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक रूप से उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं तक कैसे उनकी बढ़िया तरीके से पहुंच, सार्वभौमिक गैर भेदभाव तरीके से पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है यूएसओएफ। यूएसओएफ क्या करता है? तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां के लोगों को कैसे आर्थिक रूप से उचित कीमत पर, अर्थात कम कीमत पर, ढंग की कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सूचना वहां तक पहुंच सके, संचार प्रौद्योगिकी वहां तक पहुंच सके, वहां के लोगों तक बिना भेदभावपूर्ण तरीके से वहां के लोगों को ये सुविधाएं मिल सके, ये निश्चित करता है यूएसओएफ। उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? तो इस परियोजना का उद्देश्य साफ साफ आप समझ गए होंगे। तो इस योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से जियो और एयरटेल जैसे जो निजी ऑपरेटर हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा की जाए, उनसे बेहतर तरीके से अपनी जो है सेवाएं वो प्रदान की जाए। साथ ही ये उम्मीद है कि भारत नेट के माध्यम से ये जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी उसकी गुणवत्ता इन निजी ऑपरेटरों की तुलना में बेहतर हो, साथ ही उपयोगकर्ता जो इसके हों वो इसके प्रति आकर्षित हो। इस लिहाज से भी ये योजना चलाई गई है और इसका लक्ष्य क्या है कि संपूर्ण भारत के जितने भी गांव हैं, 6,40,000 गांव हैं, उनको हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस से जोड़ दिया जाए। अर्थात ये जो सुदूर के गांव हैं उन गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जाए, जो निजी ऑपरेटर हैं उनकी तुलना में भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से बेहतर इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित की जाए, ये इसका उद्देश्य है। तकरीबन 2.5 लाख 2.5 देखें, 2.5 लाख से अधिक जो ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान कर दी जाए और प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम जो स्पीड हो वो 100 Mbps बैंडविड्थ जो है उससे ज्यादा हो, उससे कम ना हो। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से जो ग्रामीण भारत के लोग हैं, वो ऑनलाइन सेवाओं तक उनकी पहुंच उतनी बेहतर नहीं है। उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ये कार्यक्रम भारत नेट योजना चलाई जा रही है। अगला है विश्वकर्मा योजना और लखपति दीदी योजना। ये दो योजनाएं हैं। विश्वकर्मा योजना क्या है? तो देखिए, जो विश्वकर्मा योजना है वो स्किल्ड बनाने के लिए शुरू किया गया है। जो पारंपरिक शिल्प कौशल है, उन पारंपरिक शिल्प कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए, कुशल व्यक्तियों को और बेहतर बनाने के लिए, विशेष रूप से अगर बात करें तो जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी समुदाय है, उसके उत्थान के लिए ये योजना शुरू की गई है। अर्थात उस वर्ग से संबंधित जो पारंपरिक कौशल से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे और स्किल्ड किया जा सके। इस योजना में नामांकित जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें क्या किया जाएगा? तो एक विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, एक पहचान पत्र दिया जाएगा और 5% की रियायती ब्याज दर पर उनको ऋण प्रदान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। और ये ऋण जो है उनको 1 लाख की पहली किस्त और 2 लाख की दूसरी किस्त के माध्यम से ऋण भी दिया जाएगा। साथ ही इस योजना को 2023-24 से 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए शुरू करने की बात की गई है और उसके लिए जो राशि आवंटित की गई है वो लगभग 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक के बजट का आवंटन इसके लिए किया गया है। जो कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा इस योजना के तहत, उस कौशल प्रशिक्षण के दौरान भी 500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे और साथ ही आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 1,500 रुपए का वजीफा भी दिया जाएगा। तो अर्थात 1,500 रुपए जो दिए जा रहे हैं वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिए जाएंगे और 500 रुपए अन्य कौशल प्रशिक्षण के लिहाज से दिए जाएंगे। साथ ही इस योजना में आप देखेंगे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक जो कौशल हैं, पारंपरिक जो व्यापार हैं, उसको सम्मिलित किया गया है और इन 18 श्रेणियों के दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया है। बात लखपति दीदी योजना की करें तो लखपति दीदी योजना क्या है? तो सरकार का लक्ष्य है कि गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी अर्थात समृद्ध बहनें ये बनाया जाए। इनके माध्यम से क्या करना है? तो ये योजना जो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य है और आर्थिक सशक्तिकरण है, इस व्यापक मिशन को लेकर चल रही है और इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं उनको कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अर्थात महिलाओं को स्किल्ड करके गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास करने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी का निर्माण करना है, ऐसी बहनों का निर्माण करना है जिनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
वो प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें, ये टारगेट है। और कृषि गतिविधियों के लिए जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनको ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। ड्रोन उपलब्ध कराने के पीछे कुछ कारण है। देखिए, ग्रामीण समुदायों में जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने की तो कोशिश की ही जा रही है, साथ ही कृषि परिदृश्य को भी बदलने के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका लाभ उठाने की दिशा में सोचा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी के माध्यम से ड्रोन इसीलिए प्रदान किया जा रहा है कि कृषि में प्रौद्योगिकी को शामिल करके इसको और बेहतर बनाने की कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को इस काम में लगाया जाएगा और ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये जो 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, ये ड्रोन को चलाना तो सिखाएंगे ही, साथ ही इसके मरम्मत और संचालन के साथ साथ इसके मरम्मत को भी सिखाएंगे। तो ये प्रशिक्षण केवल आय सृजन के लिए नए रास्ते तैयार नहीं करेगा, बल्कि महिलाओं को आधुनिक कौशल से भी लैस करेगा, अर्थात उनकी आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एक नया स्किल भी महिलाएं सीख सकेंगी। साथ ही योजना के तहत महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे वो एलईडी बल्ब बना सकें। साथ ही प्लम्बिंग भी सिखाया जाएगा। इसके अलावा अन्य कौशल भी इस प्रकार के ऐसे इसमें सम्मिलित हैं जिसमें इन महिलाओं को ट्रेंड करने की कोशिश की जाएगी। तो इन महिलाओं को कृषि के अलावा अन्य भी मामलों में सशक्त बनाकर लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। अगला है अमृत सरोवर मिशन। देखिए, 24 अप्रैल 2022 को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो इस महोत्सव के समारोह के एक पार्ट के रूप में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत हुई। ये मिशन क्या है अमृत सरोवर, इसको जब लॉन्च किया गया 24 अप्रैल 2022 को, तो इसके कुछ लक्ष्य थे। क्या लक्ष्य था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संकट की समस्या है इसको कैसे दूर किया जाए, पहला लक्ष्य तो ये था। दूसरा ये था कि भारत का जो प्रत्येक जिला है वो कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, उसका निर्माण किया जाएगा। और या तो अगर निर्माण नहीं किया जा सकता है तो ऐसे सरोवर जो क्षतिग्रस्त अवस्था में है उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। इन दोनों क्रियाविधि को मिलाकर लगभग 75 अमृत सरोवर तैयार किए जाएंगे। इसमें स्थानीय स्तर पर जल स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, अर्थात लोकल लेवल पर जो जल की समस्या है उसमें स्टेबिलिटी लिया जा सके, इसके लिहाज से इस मिशन के इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया। साथ ही आप देखेंगे कि इसमें कौन तकनीकी भागीदार है। तो इसमें भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, जो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये इसका तकनीकी भागीदार है इस पूरी की पूरी योजना का। अगली है श्रेयस योजना। क्या है श्रेयस योजना? तो जितने भी युवा अचीवर्स हैं उन युवा अचीवर्स को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने के लिहाज से यह योजना शुरू की गई है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, इसी को शॉर्ट में कहा जा रहा है श्रेयस। तो याद रखेंगे कि स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम, जिसको श्रेयस कहा जा रहा है, ये उच्च शिक्षा के लिए जो युवा अचीवर्स हैं उनको छात्रवृत्ति देने की एक प्रकार की योजना है। और भारत में अनुसूचित जाति, एससी कम्युनिटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके, उनकी सहायता की जाएगी इस श्रेयस योजना के माध्यम से। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इस योजना को चलाया जा रहा है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत श्रेयस योजना का संचालन किया जा रहा है। ये एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य छात्रवृत्ति प्रदान करना, फेलोशिप देना है। और विदेश में अगर कोई पढ़ना चाहता है छात्र तो उसके लिए शैक्षिक ऋण, ब्याज सब्सिडी, इनकी व्यवस्था करना है। साथ ही श्रेयस की जो अम्ब्रेला योजना है उसमें 4 केंद्रीय क्षेत्र की उप योजनाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। वो कौन कौन सी उप योजनाएं हैं? तो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। साथ ही आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए सर्वोत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय प्रवासी योजना हो, या अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, ये उप योजनाएं भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना अगली योजना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना क्या है? तो इस योजना के तहत सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया, अर्थात सामाजिक अधिकारिता के लिहाज से एक शिविर लगाया गया। उस शिविर का उद्देश्य क्या था? इस शिविर को लगाने के पीछे क्या लक्ष्य थे? तो 12,000 से अधिक इसमें दिव्यांग व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिकों को
विभिन्न प्रकार की सहायता देने के लिए उनको सहायक उपकरण विकसित किए गए। दिव्यांगों के लिए कुछ सहायक उपकरण दिए गए, जो वृद्ध लोग थे उनके लिए कुछ सहायक उपकरण वितरित किए गए। बेसिकली 2017 में आप देखेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, लेकिन हाल में चर्चा में इसलिए रहा कि इस शिविर के माध्यम से 12,000 से अधिक दिव्यांग और वयोवृद्ध लोगों को ये इक्विपमेंट, ये उपकरण प्रदान किए गए। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से ये वित्त पोषित होती है योजना, और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात जिसमें केंद्रीय क्षेत्र का वित्त पोषण होता है। ये योजना क्या है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसको चलाया जा रहा है। इसमें कृत्रिम अंग निर्माण निगम, क्योंकि देखिए दिव्यांगों के लोगों के लिए भी है, दिव्यांग लोगों को अगर कृत्रिम अंग की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कौन मुहैया कराएगा, तो इसके लिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम भी इसमें एक सार्वजनिक उपक्रम है, उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना के पात्र कौन होंगे, तो जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उनको विकलांगता या दुर्बलता के अनुरूप निःशुल्क उपकरण वितरित करने के लिए यह योजना कार्य करती है। अर्थात इसमें ऐसे विकलांग लोग, ऐसे दिव्यांग लोग जो कि वयोवृद्ध हैं, उनके लिए ये योजना कार्य करती है और उसमें उनको कुछ ऐसे उपकरण वितरित किए जाते हैं। अगला है विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। विश्व कॉफी सम्मेलन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कॉफी सम्मेलन हुआ। विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो 2023 ये एशिया में पहली बार हुआ, इसलिए महत्वपूर्ण है, और एशिया में पहली बार बेंगलुरु में हो रहा है, इसलिए और खास होता है क्योंकि बेंगलुरु भारत का हिस्सा है। तो भारत में एशिया में पहली बार बेंगलुरु में आयोजित हुआ, इसलिए विश्व कॉफी सम्मेलन महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये इसका 5वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा इसको, इंटरनेशनल कॉफी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इसको आयोजन इसका कराया गया। भारतीय कॉफी बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार ने इसमें सहयोग किया। साथ ही 2023 के लिए जब इस एक्सपो का आयोजन किया गया तो उसमें इसकी थीम क्या थी, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता, ये इसकी थीम है। आप याद रखेंगे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता, ये इसकी थीम है। और 5वें जो ये वर्ल्ड कॉफी जो समिट हुई है, जो वर्ल्ड कॉफी एक्सपो हुआ है, कॉफी सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इसका आधिकारिक शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर आप यहाँ देख लें, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कॉफी स्वामी कहा जाता है। तो कॉफी स्वामी इसके शुभंकर थे, तो ये आप याद रखेंगे। तो उम्मीद है आज के इस मिसलेनियस सेशन से आप लाभान्वित होंगे, आपकी परीक्षा में आपकी तैयारी को और धार मिलेगी। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं हम अगले खंड में। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।